हेलो फ्रेंड्स, पीडीडब्ल्यू के एक नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जिस चीज़ का काफ़ी टाइम से इंतज़ार था वो घड़ी अल्टीमेटली आई। 1 अप्रैल को यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपने रेसिप्रोकल टैरिफ का अनाउंसमेंट कर दिया और उसके तहत इंडिया के ऊपर 27% का टैरिफ लगाया गया है। इसमें एक बात है कि इंडिया के जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, जिसका बहुत बड़ा कहने की सोर्स ऑफ रेवेन्यू यूएस है, तो उसको एग्जिम्प्ट कर दिया गया, क्योंकि इसमें कोई जो फार्मास्यूटिकल को बाहर रखा गया है, इसमें ये नहीं कि हाँ इंडिया के इंटरेस्ट को ध्यान में रख करके किया गया है। इसमें यूएस का अपना इंटरेस्ट, क्योंकि जैसे ही इंडिया इज द मेजर सोर्स ऑफ ब्रांडेड जेनरिक मेडिसिन, और यदि आप इसके ऊपर भी टैरिफ लगाएं तो जो मेन सफरर होगा वो यूएस के ही लोग होंगे, क्योंकि वहाँ जो मेडिकल फैसिलिटी काफ़ी हाई हो जाएगी। तो इसलिए इसमें यूएस का इंटरेस्ट ही है। लेकिन इसमें अगर हम देखें कि इंडिया भी डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि इंडिया को भी लगा कि भाई बजट में ऑलरेडी इंडिया ने कुछ यूनिलेटरल मेजर्स लिए थे, जैसे कि जो बाइक है उस पे ड्यूटी कम कर दिया गया था, वो 40% कर दिया था। इवन वोल्वो विस्की जो यूएस का है उसके ऊपर भी ड्यूटीज़ 150% से कम करके 100% किया है। तो इसलिए और साथ साथ देखें कि इंडिया और यूएस ऑलरेडी ये जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट पे बातचीत शुरू कर दी है। तो इंडिया को उम्मीद थी कि यूएस वोंट impose tariff, or maybe even if it is imposed, it won't be that much high. So India is also a little bit disappointed. लेकिन अगर आप इसमें देखें तो इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं और उसके ऊपर इंडिया से कई गुना ज़्यादा टैरिफ लगाई गई है। उन बांग्लादेश, उनके ऊपर तो भाई ये तो इंडिया के ऊपर तो 27% है, लेकिन उसके ऊपर 37% है। अगर वियतनाम देखें तो वहाँ 46% है। चाइना अभी 34% है, लेकिन ऑलरेडी 20% पहले इम्पोज कर दिया गया था। तो ऑलमोस्ट कह लें कि 54% टैरिफ चाइना के ऊपर है। और इंटरेस्टिंगली अगर आप देखें कि ये जो कुछ सर्टेन ऑब्जेक्ट गुड्स पे तो जो कुमुलेटिव का टैरिफ होगा वो ऑलमोस्ट 79%, क्योंकि 25% तो ऑलरेडी माने 12 मार्च को ही इम्पोज कर दिए स्टील एंड एल्युमिनियम प्रोडक्ट्स पे, फिर 25% आपके ऑटोमोबाइल्स एंड कंपोनेंट्स पे हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें कि रिलेटिव कंटेक्स्ट में, जैसे इंडिया और इसके जो नेबरिंग कंट्रीज है, उसमें मोरलेस इंडिया का जो पोजीशन है, इंडिया हैज़ बीन हिट बट इट्स राइवल्स दे हैव बीन हिट हार्डर। तो इसके अपने एडवांटेज भी है कि इंडिया एटलीस्ट इन सम सेक्टर्स लाइक इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, उसमें हुआ कि भाई इंडिया के जो कंपटीटर है वो वियतनाम है और थाईलैंड है। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हैज़ बीन द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर इन इंडिया फॉर एक्सपोर्ट आइटम्स। तो उस हिसाब से इंडिया एक बेटर पोजीशन में टू हैव एक्सेस माने टू यूएस मार्केट। और इस तरह से अगर इवन टेक्सटाइल में आप देखें तो टेक्सटाइल में जो इंडिया का जो मेन कंपटीटर है वो चाइना है, इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, इवन बांग्लादेश है। तो ऑल ऑफ देम हैव बीन स्लैप्ड विथ हायर टैरिफ्स। तो कंपेरेटिवली अगर हम रिलेटिव पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो इंडिया हैज सम competitive advantage, and it may gain larger share of US market in these sectors if it plays its card well. और दूसरी बात अगर आप देखें कि इंडिया को एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि जिस समय मोदी की विजिट फरवरी में यूएस हुई थी तो उस समय ही दोनों ने जो ये
प्राइम मिनिस्टर मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच ये अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि दे दे विल लॉन्च बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट एंड इन फैक्ट दे हैव द डेडलाइन by the fall of this year. इट मीन्स सितंबर अक्टूबर तक जिसमें क्वाड की समिट होगी और उसमें प्राइम यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की विजिट इंडिया होने वाली है. तो बाय दैट टाइम दे हैव टू क्लोज द फर्स्ट फेज ऑफ एग्रीमेंट और फर्स्ट फेज ऑफ बायलैटरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इश्यूज. तो इसलिए इंडिया के पास एक एडवांटेज है. और इवन नाउ इंडिया कैन seek to convince US that we are already moving in that direction. We are already addressing your concerns, so we must be given exemption. तो आगे जैसे जैसे इंडिया और यूएस का जो ये ट्रेड नेगोशिएशन है, क्योंकि फ्रेमवर्क एग्रीमेंट तो ऑलरेडी हो चुका है इसी पर, तो इसलिए इसमें इंडिया के पास एक कहने की बेटर चांस है टू गेट एग्जेम्पशन फ्रॉम ट्रंप टैरिफ्स. क्योंकि ये जो ट्रंप का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया है उसमें अगर आप देखें तो एक क्लॉज 4 है, उसमें है कि भाई मॉडिफिकेशन अथॉरिटी. इट मीन्स प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड टू रिड्यूस टैरिफ्स और इवन नैरो द स्कोप ऑफ टैरिफ्स if he is satisfied that the trading partner has taken significant steps to address this non-reciprocal trade arrangements, or even if the other country or trading partner aligns with US on security and economic matters. तो जैसे ही और जैसे जैसे हम कहें कि ये जो ट्रेड नेगोशिएशन आगे बढ़ेगा, India will be in a better position to convince the US side of giving exemption. और साथ में आप ये भी देख लें कि इंडिया का ऑलरेडी स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस है यूएस के साथ ऑन वेरियस इश्यूज, चाहे वो डिफेंस रिलेटेड इश्यूज हो या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो या क्रिटिकल मिनरल्स हो. तो बहुत सारे इश्यूज पे ऑलरेडी इंडिया और यूएस में काफ़ी एक स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस है. Even on China issues, the way China is, posing a threat to its neighboring countries in Indo-Pacific region, तो वहाँ भी अगर आप देखें तो क्वाड का जो गठन हुआ है उसमें इंडिया इज ए मेजर प्लेयर बिकॉज in fact India holds the key to the success of क्वाड. तो इस तरफ से अब देखें कि इंडिया के ज़्यादा चांसेस है कि भाई वो एग्जिबिशन ले लें, क्योंकि एक क्लॉज में जो दो रिक्वायरमेंट है कि भाई नॉन रेसिप्रोकल जो ट्रेडिंग अरेंजमेंट है या टैरिफ इश्यूज है उसको, और साथ साथ सिक्योरिटी अलाइनमेंट की बात, तो दोनों ही कंडीशन को इंडिया फुलफिल करेगा और इसीलिए इंडिया कैन गेट एग्जिबिशन विद इन ए फ्यू मंथ्स. इसकी बहुत ही अधिक चांस है. अगर आप इसी कंटेक्स्ट में ये देखें कि भाई इंडिया अभी तक जो इंडिया का अप्रोच भी रहा है ये डिसअपॉइंटेड तो है, लेकिन गवर्नमेंट बड़ा ही कूल हेडेड वे में इसको डील कर रहे हैं. कहीं कोई ये कहने की एंग्री एक्शन, जिस तरह से आप देखें कि चाइना और यूरोपियन यूनियन ने दे हैव थ्रेटन रिटेलिएशन अगेंस्ट द टैरिफ मेजर्स, लेकिन इंडिया की तरफ से कोई ऐसा नहीं है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट इज क्वाइट कॉन्फिडेंट दैट इट विल गेट एग्जिबिशन sooner or later. तो इसलिए, लेकिन अगर आप देखें कि इंडिया का जो ये कॉन्सिलेटरी अप्रोच है और नॉन कन्फ्रंटेशनल एटीट्यूड, दैट इज वेरी इम्पॉर्टेंट. और ये कई तरह से अगर देखें माने कि यूएस इंडिया का एक सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है और नॉट ओनली ट्रेडिंग पार्टनर, इवन हम कह लें कि एक मेजर इकोनॉमिक पार्टनर है, क्योंकि ट्रेड में तो ऑलरेडी इंडिया और यूएस का जो बायलैटरल ट्रेड है वो $129.2 बिलियन है और उसमें इंडिया हैज ट्रेड सरप्लस ऑफ $45.7 बिलियन इन 2022. तो इसलिए ट्रेड के
पॉइंट ऑफ व्यू। और इसमें ये तो ट्रेड केवल मार्केटाइज गुड्स है, अगर आप सर्विसेज को ले लें तो वहाँ भी इंडिया enjoys a trade surplus of almost more than $60 billion। तो टैरिफ ट्रंप की नज़र अभी सर्विसेज पर नहीं है, उसका सारा तो ध्यान ये कह लें कि ये गुड्स पे ही है। तो इसीलिए, और इंडिया में जो एफडीआई इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो उसका जो मेजर सोर्स है एफडीआई का वो भी यूएस है। इवन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट उसका भी ये यूएस ही है। एंड जहाँ तक इंडिया के जो रेमिटेंसेस, बिकॉज इंडिया इज द लार्जेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ फॉरेन रेमिटेंस, तो उसमें यूएस का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। तो इस तरह से आप देखें कि हर तरह से एज ऑन इकोनॉमिक फ्रंट इंडिया हैज यू नो वेरी गुड रिलेशन विथ यूएस। और उस कंटेक्स्ट में अगर आप देखें तो इट इज़ फार बेटर देन you know than the ways of other major powers which have reacted to Trump tariffs। और अगर हम इसके ये जो इकोनॉमिक इश्यूज है, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, इस सब के बियॉन्ड जाए, फिर तो वहाँ भी आप देखें कि इंडिया और यूएस के बीच काफ़ी क्लोज स्ट्रेटेजिक टाइज डेवलप हुआ है, इवॉल्व हुआ है। क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एक इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन की भी बात की, उसका भी प्लान उन्होंने आउटलाइन किया था, अनवेल किया था। और उसमें जैसे कि सेमीकंडक्टर हो या एडवांस्ड मटेरियल हो, इवन अदर जो सेंसिटिव इश्यूज हैं और सेंसिटिव टेक्नोलॉजी है, उसमें भी इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन, इवन फार्मास्यूटिकल्स के जो इंग्रेडिएंट्स है उसके लिए भी इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन की बात उन्होंने की थी। और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने उनके जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की जो ये सप्लाई चेन की बात है, रेजिलियंट सप्लाई चेन, उसको इन्होंने इंडोर्स किया है। उसमें ऐसा नहीं है कि इनके एडमिनिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है। दे आर रेडी टू यू नो टेक द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशंस लीगेसी फॉरवर्ड। और इनफैक्ट दे हैव एम्पलीफाइड बाय इंक्लूडिंग drones, underwater unmanned vehicles, and various other technologies in its ambit। तो इसीलिए इंडिया के लिए ये केवल इकोनॉमिक इश्यूज नहीं है। इंडिया यूएस जो है वो इंडिया के लिए इकोनॉमिक पार्टनर तो है ही, मेजर इकोनॉमिक पार्टनर, लेकिन साथ में एक बहुत बड़ा कहने की टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटजिक पार्टनर भी है। तो इसीलिए इंडिया will never, or even India should not antagonize US, just reacting adversely to the imposition of tariffs। तो इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट का जो स्टैंड ट्रंप के ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ के एंगेस्ट में, चाहे उसके एंगेस्ट में रहा, वो काफ़ी माइल्ड है। और इनफैक्ट इट इज़ वेरी सेंसिबल मूव। अदरवाइज आप देखें कि इसी का कंपेयर आप चाइना के तरफ से करें तो चाइना में तो कुछ इशूज, और वहाँ तो ह्यूज टैरिफ है, ऑलरेडी 54% टैरिफ है और कुछ आइटम पर तो 79% है। उसके बाद यानी यस्टरडे 3 अप्रैल को ट्रंप ने एक नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर किया, इशू किया, और उसमें ये जो द मिनिमिस एक बेनिफिट होती है, उसमें उसके तहत होता है कि एक सर्टेन वैल्यू से नीचे के जो गुड्स होते हैं उस पर कोई ड्यूटीज यूएस नहीं लगाती है। लेकिन चाइना को इसके बाहर कर दिया गया कि नहीं, माने ये जो टैरिफ है वो यूनिवर्सल इम्पोजिशन होगा चाइनीज गुड्स में, उसमें भी कोई लो वैल्यू आइटम्स को एग्जिम्ट नहीं किया जाएगा। तो इस अगर आप सारे चीज़ को देख कर तो इंडिया की स्थिति काफ़ी अच्छी है। और इसीलिए इंडिया का जो अपना इंटरेस्ट है, इनफैक्ट इंडिया को चाहिए कि भाई ये जो बीटीए यानी बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है उसको एक्सपेडाइट करे, और इसमें जो गुड्स वाले पर तो कोई बहुत मामला नहीं अटकेगा, लेकिन मेन जो है वो कुछ अदर सेक्टर जहाँ की आप देख लें कि एग्रीकल्चर एरियाज में, तो एग्रीकल्चर में जैसे डेयरी है या
अदर जो फूड ग्रेन्स हैं, वहाँ यूएस का भी इंटरेस्ट है और इंडिया का भी है कि भाई वी हैव टू प्रोटेक्ट द एग्रीकल्चर फ्रॉम द एक्सटर्नल प्रेशर्स। तो दोनों ही, और ये बड़ा ही सेंसिटिव है दोनों ही के लिए, ये जो एग्रीकल्चरल कम्युनिटी है या फार्मिंग कम्युनिटी, वो इंडिया के लिए भी बड़ा सेंसिटिव है। अभी ऑलरेडी आप देखें कि इंडियन गवर्नमेंट जब 3 जो फार्मर्स इनेक्ट किए और लाया, तो उसके अगेंस्ट में किस तरह से प्रोटेस्ट हुआ और अल्टीमेटली गवर्नमेंट हैड टू विथड्रॉ दोज फार्मर्स। और अभी हाल में ही जो पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर जो किसानों ने करीब साल 1.5 साल से वहाँ भी अपना धरना जारी किया था। तो इसलिए इंडिया, माने इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव इशू फॉर बोथ इंडिया एज वेल एज यूएस। तो ये बहुत बड़ा टिकलिस्ट पॉइंट जो जहाँ एग्रीमेंट, ट्रेड एग्रीमेंट में होगा वो ये होगा। और दूसरा जो होगा कि वो आईटी रिलेटेड सर्विसेज में जो रेगुलेशन का मामला है, जैसे कि इंडिया ने ये नेसेसरी कर दिया डाटा लोकलाइजेशन, या ई कॉमर्स से रिलेटेड जो रूल रेगुलेशन इंडिया ने फॉर्मुलेट किया, इन चीज़ों पर जो नेगोशिएशन होगा बड़ा ही टफ होगा और उसमें टाइम लगेगा। अदरवाइज ये जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स पे है वहाँ कोई खास ये दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इंडियन जो इंडस्ट्री है उन लोगों ने भी एक मन बना लिया है। उन लोग भी तैयार हैं कि ठीक है, 0 टैरिफ्स के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि इसके बदले हमें मार्केट एक्सेस मिलेगा यूएस में। और ये माने इंडियन जो बिजनेस हाउसेज हैं या इंडियन इंडस्ट्री, वो इस बात को अच्छी तरह समझ लेता है कि भाई ये जो यूएस का जो मार्केट है उसको कैप्चर करने से क्या बेनिफिट होगा, और इसलिए दे आर रेडी टू डू दैट। और इनफैक्ट अगर आप देखें तो ये तो बायलैटरल इशू है ही, लेकिन ये जो 90 में इंडिया ने ओपन मार्केट को एक्सेप्ट किया, लेकिन उसके बाद जो रिफॉर्म का जो प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट स्टेलमेट हो गया। बहुत सारे जो रिग्रेसिव स्टेप्स अभी लिए जा रहे हैं। इवन लेबर जो लॉज है वो कितने दिनों से मोदी गवर्नमेंट ने ये तो फॉर्मुलेट किया लेबर कोड्स, लेकिन इट हैज़ नॉट बीन नोटिफाइड इट। तो इस तरह से बहुत सारे जो इशूज, स्ट्रक्चरल जो रिफॉर्म की जरूरत है, वो पॉलिटिकल डिफिकल्टीज के कारण गवर्नमेंट आगे नहीं बढ़ रही है। तो ये कह लें कि वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, और अब एक प्रेशर भी है इंडिया पर कि इट हैज़ टू एक्ट टू डील विथ एक्सटर्नल चैलेंजेस। तो ये इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए कि भाई इन चीज़ों पर एक कंसेंसस बिल्ड करे और जो रिफॉर्म प्रोसेस है उसको एक्सपेडाइट करे, क्योंकि इंडिया जब भी एडवर्सिटी आती है तो उसी में इंडिया काम करता है। और इनफैक्ट ये कह लें कि इंडियन पॉलिटिकल क्लास हैज़ द एक्सपर्टाइज इन डीलिंग विथ एडवर्स सिचुएशन, क्योंकि 90 में जो इकोनॉमी की ओपनिंग हुई उस समय भी बहुत बड़ी क्राइसिस थी। इंडिया वॉज ऑन द वर्ज ऑफ डिफॉल्ट ऑन फॉरेन लाइबिलिटीज। तो उस समय इंडिया को भाई गोल्ड को ये करना पड़ा, मॉर्गेज करना पड़ा। तो उसके बाद इकोनॉमी की ओपनिंग होती है। तो अभी भी ये जो ट्रम्प सॉकर है, इट हैज़ गिवन द राइट माने it should be taken as a right opportunity for Indian government to build a consensus on pushing structural reforms forward, and that will take the economy forward, क्योंकि इंडिया का जो टारगेट है कि भाई हम सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेंगे, तो उसको अचीव करने के लिए, क्योंकि ये ट्रम्प जो टैरिफ्स है इसका इफेक्ट इकोनॉमिस्ट सबका जो एक कंसेंसस है कि इट विल हैव ऑलमोस्ट 0.5 से 0.6% का जो इम्पैक्ट होगा नेगेटिव, इट विल हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन जीडीपी। तो इन चीज़ों को एक करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए कि भाई कंसेंसस बिल्ड करें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म को, और इस तरह से आप देखें कि भाई ये जो मैंने एडवर्सिटी आई है वो इंडिया कैन, if Indian government plays its cards well, it can turn this adversity into a great opportunity. धन्यवाद।